अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, आज के दिन की मुनासिबत से शुरू कर लेते हैं। आपने फिल्म देखी गन्स एंड रोजेस? नहीं। चले, वो फिल्म तो आप देखेंगे, लेकिन उससे रेलेवेंट आज का हमारा मवाद है जो हम डिस्कस करने वो का क्या है। नरेंद्र मोदी जी का विजिट टू यूएस। हाँ, गन्स एंड रोजेस मतलब रोमांस भी है उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ, फिर उनके डिफेंस डील्स हो रही हैं बड़ी बड़ी, जिनको लेकर पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन रही हैं, और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी बहुत से सवालों के जवाब हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी जवाब दिए। टैरिफ रिलैक्सेशंस लेके, उसके तोहफे लेके नरेंद्र मोदी गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि ये फोर्थ ग्लोबल लीडर हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस संभालने के बाद अमेरिका का विजिट कर रहे हैं। कितना सिग्निफिकेंट लगा है आपको उनका ये विजिट टू यूएस? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पता है इस वक्त किस मूड में है? किस में? क्या डांस के? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जो डांस है, रिवायती अंदाज है, वो तो बड़ा पॉपुलर हो गया ना, हर जगह पे यही हो रहा है। जी। तो दैट इज द न्यू डोनाल्ड ट्रंप एंड दैट इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब डोनाल्ड ट्रंप अपना डांस जो है, तो सियासी डांस जो है उसका, ही इज गोइंग टू इम्प्रिंट इट ऑन द वर्ल्ड, वेदर इट इज द नेटो, वेदर इट इज इंडिया, वेदर इट इज चाइना, वेदर इट इज रशिया। राइट। तो आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 30 दिन के अंदर अंदर ही अफरा तफरी खड़का दिया था। सो नाउ टू कम टू दिस क्वेश्चन ऑफ कि आपने कहा कि चौथा लीडर है जी। हाँ, पहले मेरा ख्याल है जापान वाले हो गए हैं, और इजराइल सबसे पहले आया है, नेतन्याहू हो गया, जापान हो गया, और फिर जॉर्डन से भी मिल लिया है, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो इशू है गाजा का, तो उससे जॉर्डन इज इन्वॉल्व ना, बिकॉज ये तो कह रहे हैं ना कि ले लें जॉर्डन को, कह रहे हैं इजिप्ट को और उर्दन को, इनके ऊपर प्रेशर है कि आप पैलेस्टीनियंस को ले लें। तो जॉर्डन की तो फटी हुई है, उधर सीसी की इजिप्ट में फटी हुई है, बिकॉज दे आर द रेसिपिएंट्स ऑफ अमेरिकन एड, उसके बगैर ये रह नहीं सकते। तो अब उधर से ये कह रहा है कि बंदे रखे आप, और गाजा को मैंने अब नया एक सी रिजॉर्ट रिवैम्प करना है, और उधर तो पैलेस्टीनियंस को अब रखना नहीं है हमने। तो मतलब है कि अच्छे खासे उसने जो है शेकन अप एवरीथिंग, द एग्जिस्टिंग स्टेटस को इन द रीजन एंड इन द वर्ल्ड। तो अब लेट्स फर्स्ट डिस्कस इंडिया में। इंडिया में ये है कि हमें ये तो पता है कि इंडिया की एक पार्टनरशिप है विद द यूनाइटेड स्टेट्स, वो क्वाड के अंदर है ना इंडिया, और साउथ चाइना सी के अंदर जो भी ये जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड अमेरिका जो कुछ कर रहे हैं वहाँ, इज पार्ट ऑफ इट, और चाइना ऑफ कोर्स इज इंडियाज बिग प्रॉब्लम, और वो भी अमेरिका का भी प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। सो नरेंद्र मोदी का वहाँ जाना, और आपने पहले ही ये बता दिया कि जाने से पहले उसने कोई छोटी मोटी, जैसे कहते हैं ना बड़े गॉड को कोई ऑफरिंग्स करते हैं ना, दाने डाले, हाँ गॉड्स के आगे सैक्रिफाइसेस करते हैं ना थोड़ी सी। तो जाने से पहले इन्होंने, मोदी साहब ने 10% हार्ली डेविडसन के ऊपर टैक्स जो है इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर ली, वो नाराज थे उस पे, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर करके कि बस चलो ऐसी कुछ करता है, कोई रोटी पानी देती है गॉड नु, तो हम जाइए, चढ़ावा चढ़ाया ना मूर्ति के आगे। तो अब मूर्ति के पास पहुँच गए हैं, चढ़ावा चढ़ा के। उधर से मूर्ति जो है वो कहती है कि अपनी जगह पे सारी बात ठीक है, मगर अब तो ऐसे ही होगा कि ये कि 2-3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि इंडिया का जो टैरिफ बैरियर है इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। मुंह पे कह दिया उन्होंने, मुंह पे कह दिया, स्पीच के अंदर कह दिया, और वो सुन रहा है वहाँ मोदी। तो एक तरफ मोदी कहता है आई एम MIGA, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, वो कहता है MAGA, मैगा, मीगा, वो मैगा कर रहा है, ये कहता है मैं मीगा पे आ गया। तो अब नरेंद्र मोदी को सुनना पड़ा ना कि अब आपका जो ट्रेड बैलेंस है, सबसे पहले तो उसने यहाँ से शुरू की ना बात, उसने कहा जी कि इंडिया और अमेरिका जो है जो तजारत करते हैं वो 190 अरब डॉलर की तजारत है, जिसमें से 120 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है इंडिया की टू अमेरिका, और 70 अरब डॉलर की अमेरिका की एक्सपोर्ट है टू इंडिया। अच्छा। और जो ट्रेड डिफिसिट है वो 51 अरब डॉलर के करीब है। अच्छा। इंडिया का फ़ायदा उसका। वो कहता है इन्हें तो साफ़ करो ना, पहले ट्रेड बैरियर्स कम करो, नहीं तो हम भी उतने लगाएंगे जितने आपने हमारे रेसिप्रोकल। और यही वो सब दुनिया को यही पैगाम दे रहा है कि जो साढ़े ना करोगे ऐसी भी तोड़ना वही कराएंगे। चाइना को भी यही पैगाम है, इंडिया को भी यही पैगाम है, पर इसके अलावा भी इंडिया को एक पैगाम है, और इंडिया ज़ाहिर है कांट अफोर्ड टू डू दैट। और ये ट्रेड डिफिसिट, इसी के ऊपर तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया बिल्ड करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसने ये कहा है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं
अब हमारे से हथियार खरीदो तुम, मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा जोर है अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा जोर है। और इस वक्त इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड। टोटल अगर 100 रुपये की दुनिया की एक्सपोर्ट है हथियारों की, तो उसमें से 10 रुपये की इम्पोर्ट है इंडिया की। और एक सिंगल लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, मोर देन इजराइल, मोर देन एनी अदर कंट्री, जो इतने हथियार इम्पोर्ट करता है। और इसलिए हथियार इम्पोर्ट करता है रशिया से, फ्रांस से और अमेरिका से। अमेरिका कहता है हमें नंबर 1 बनाओ, जी, रशिया की जगह लाओ। हाँ, रशिया को कम करो और हमसे लो। वहाँ 2 जगह पे वो इंडिया को कह रहा है। एक तो ये कि हमसे हथियार लो, स्पेशली F-35 फाइटर्स एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वेरियस वेपन सिस्टम्स। इंडिया के पास जो वेपन सिस्टम्स है आयशा, वो बेशतर जो है वो रशियन वेपन सिस्टम्स। उनकी जो एवियोनिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कमज़ोर है। तो अमेरिका ये कह रहा है कि उनको अपग्रेड करो विद अमेरिकन एवियोनिक्स एंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी। एक तरफ, दूसरी तरफ हमसे डायरेक्ट भी खरीदो। तो ये इस किस्म की डिफेंस डील्स हो रही हैं और वो कह रहे हैं कि 10 साल की एक डिफेंस डील करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर अमेरिका की यही कोशिश होगी कि ये जो $50 अरब का जो डिफिसिट है, ये अपने और हथियार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे टू इंडिया, ताकि फ्रांस और रशिया पीछे हटे और अमेरिका बिकम्स द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ वेपन्स टू इंडिया। वेपन सप्लाई के साथ डिपेंडेंस भी हो जाती है ना, फिर आपकी इंग्रेस हो जाती है। अमेरिका जो है फिर आगे बैठ जाएगा ना, क्योंकि वेपन्स उनके होंगे। अच्छा, इंडिया का ये है कि सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया ने रशियन वेपन्स के ऊपर बहुत रिलायंस था जी, अपनी स्टील इंडस्ट्री भी एंड ऑल्सो इन वेपन्स प्रोडक्शन और ऑल्सो इन द इम्पोर्ट ऑफ वेपन्स। मिग जहाज ये वो सारा कुछ रशिया से आया था, जहाँ हम जो थे अब सारा कुछ अमेरिका से ले रहे थे। अच्छा, अब बात यह कि इंडिया ने जो किया रशिया के साथ, वो इंडिया ने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर लिया कि जी हम ख़रीदेंगे आपसे, मगर ख़ुद उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद बनाने शुरू करेंगे और आप हमारी हेल्प करेंगे। अच्छा। हमने अमेरिका के साथ ये नहीं किया। हमने कहा जी भेजी जाओ, असली नहीं बनाना तुसी भेजी जाओ। हमने वो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी नहीं की अमेरिका के साथ। और अगर हम करते, पता नहीं हमें देते भी या ना देते, मगर शायद हमने कोशिश भी नहीं की। वी वो कंटेंट के आने दो, जिसकी वजह से हम इतनी डिपेंडेंस हो गई है अमेरिकन वेपन्स के ऊपर कि अब हम इधर उधर नहीं देख सकते। So that is why America was so important to Pakistan. Right. And that is why America की military और military industry जो है is so close to the Pakistani army and national security status in Pakistan. अब आइए कि आगे इंडिया और अमेरिका का क्या होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? तो अब आई थिंक ये पहले भी ये नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे थे, एक्सरसाइजेस करते थे और भी करेंगे और भी हथियार अब तो बड़े पैमाने पे कहा गया कि करेंगे। तो आई थिंक अमेरिका की कोशिश है कि एक तो इंडिया को और जंजीरों में, अच्छा, कि और भी इसको डिपेंडेंसी की जाए। अच्छा। दूसरा ये है कि अमेरिका को इंडिया जो है उससे और भी पैसे खर्च करे और हथियार खरीदे। ओके। सो आई थिंक ऑन दीज 2 फ्रंट्स अमेरिका ने अब बिल्कुल वाजे कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी लेट गया। ओके। वो ही थिंक्स कि यस यही काम करने की ज़रूरत है। ये राइजिंग अमेरिका जो है इज़ द बिग पावर। हम न्यूट्रल नहीं रह सकते उस तरीके के साथ। नरेंद्र मोदी को पूछा गया कि आप किस कैंप में हैं, उसने ये नहीं कहा कि हम रशिया के कैंप में हैं या हम अमेरिका के कैंप में। उसने बड़ी तरीके के साथ कहा हम तो अमन के कैंप में क्योंकि अमन की बात अब कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो इट वाज अ वे ऑफ सेइंग कि वी विल सपोर्ट ट्रंप। राइट, स्मार्ट मूव। तो बट एट द सेम टाइम इंडिया के अंदर बड़ी ऑपोजिशन है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर कर रहे हैं और आपको एक्चुअली यू शुड ट्राई एंड बिल्ड योर रिलेशंस विद योर नेबर्स। वो आपकी इतने हथियार लेके इंडिया करेगा क्या यही सवाल है मेरा कि वो क्या करेगा। आर्मी लेके करेगा क्या? चाइना पे नजर रखेगा? चाइना के साथ लड़ नहीं सकता, पाकिस्तान के साथ लड़ नहीं सकता। 2 वजह। चाइना के साथ तो लड़ नहीं सकता, वो तो मिलिट्री सुपीरियरिटी जो इंडिया पाकिस्तान की है वो चाइना इंडिया की है, तो कन्वेंशनली तो नहीं लड़ सकता। ओके। तो हमारे साथ कन्वेंशनली लड़ सकता है मगर हम नहीं लड़ते कन्वेंशनली। तो हम जब भी वो स्टेज आती है जहाँ इंडिया की कन्वेंशनल मिलिट्री माइट वो हमें डोमिनेट करने की कोशिश करती है या ओवरवेलम करने की कोशिश करती है, हावी होने की कोशिश करती है, हम अपने न्यूक्लियर वेपन जो है ना टक 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 करना शुरू कर देते हैं। कटो जी, थोड़ा हवा लगाओ, थोड़ी देर मिट्टी शिट्टी हटाओ, इंडिया को पता लगे कैसी तैयारी करने में। तो इसलिए आई थिंक इंडिया की जो सारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी है ना, आई थिंक इट्स फ्लॉड। इंडिया अगर वो अपने गरीबों के ऊपर और अपने सोशल सेक्टर के ऊपर काम करें तो दे वुड बी बेटर ऑफ। मगर ये जो उनकी है ना ऑब्सेशन कि वी वांट टू बी अ ग्रेट मिलिट्री पावर, इस रीजन के अंदर जहाँ चाइना बैठा हुआ है एक तरफ, आप नहीं बन सकते बिगर मिलिट्री पावर देन चाइना।
दूसरी तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है न्यूक्लियर वेपन लेके। आप पाकिस्तान को मिलिटरीली डोमिनेट नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव अ न्यूक्लियर वेपन। तो फिर व्हाट इज द गेम? इंडिया किसके साथ ये सारी हथियार और ये आर्मी और ये वो किसके साथ करेगा? जी। ना चाइना चाहता है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना, ना पाकिस्तान चाहता है। तो मतलब है कि तो इंडिया ये क्यों कर रहा है? तो ये मेरा ख्याल है ये गलत किस्म की पॉलिसीज हैं। मगर वो बीजेपी के एक है ना कि जी एक नेशनलिज्म कि वी आर अ ग्रेट पावर और ग्रेट पावर के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है। मगर देखिए यूरोप के मिलिट्री स्ट्रेंथ जब उन्होंने देखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि अब हमें अपनी मईशत के ऊपर, आवाम के ऊपर पैसे खर्च करने हैं, तो उन्होंने अमेरिका के ऊपर बोझ डाल दिया नेटो शेटो का। ठीक है, वो अब 70 साल हो गए और अब आप देखिए सर्कल फुल्स आ गया है। अब क्या करेंगे? मैं आता हूँ। बिल्कुल, वो हम क्योंकि वो कह रहा है जी अपने पैसे लगो वैसे नहीं करना हो। तो अब इसी तरीके के साथ इंडिया जो है ये क्या कर रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड इट। पाकिस्तान के साथ तो अब पाकिस्तान तो अब आर्म्स रेस में भी नहीं है, बिकॉज वी नाउ नो वी कांट कैच अप विद इंडिया इन एन आर्म्स रेस। तो हमने तो इसीलिए न्यूक्लियर डिटरेंस रखा हुआ है और मिनिमल किस्म की हमारी स्पेंडिंग है जिसके साथ, और ज़्यादा चाइना के साथ। अमेरिका से तो हमें स्पेयर पार्ट्स नहीं देता अमेरिका, हम तो कैनिबलाइज कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं इधर उधर से। तो आई थिंक नरेंद्र मोदी जो है वो ही वांट्स टू मेक इंडिया अ ग्रेट मिलिट्री पावर। मगर मैं समझता हूँ ये रीजन के अंदर ग्रेट मिलिट्री पावर की स्कोप नहीं है। इट डजंट मैटर। चाइना हैज़ नो इंटेंशन ऑफ इन्वेडिंग इंडिया या इंडिया को ओवरवेलम करने का, बिल्कुल नहीं। चाइना का एम ही कुछ और है। ठीक है, तो इंडिया पर ये क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्या टारगेट्स है ये? बिल्कुल ये वही सिविलाइजेशनल अप्रोच है कि अब न्यूक्लियर वेपन्स भी हमारे पास इतने होने चाहिए, हमारी आर्मी भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, हमारे पास ये भी हथियार होने चाहिए, वो भी होने चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हु आर यू डिफेंडिंग इंडिया अगेंस्ट? ना आप डिफेंड कर रहे हैं किसी के खिलाफ, ना आप ऑफेंस कर सकते हैं इन वेपन्स के साथ, नाइदर विद पाकिस्तान नॉर विद चाइना। तो किसके लिए कर रहे हैं आप ये? So I think there's a lot of there should be a lot of debate in India about some of these issues. ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये डिमांड भी की गई है कि आप रशियन तेल के बजाय अमेरिका से तेल लें, तो ये मुमकिन हो पाएगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इंडिया रशिया से भी तेल लेता है और ईरान से भी लेता है। ठीक, ईरान के ऊपर अमेरिका ने एम्बार्गो लगाया हुआ है, मगर उसके बावजूद इंडिया ईरान से तेल लेता है और वो ईरान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ईरान के बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं जी। हम नहीं लेते ईरान से, नहीं ले सकते। हम लेना चाहते हैं, हम नहीं ले सकते। वो डब्बे के विच स्मगल होता है, तो देखे ना आपने, बोतलों में, डब्बों में, कैंस में। तो इंडिया ऑफिशियली लेता है 30% ऑफ इट्स सप्लाई कम्स फ्रॉम ईरान एज फार एज आई नो। तो अब ये कह रहा है उसको, इंडिया को, कि तेल भी हमसे ले आप। अच्छा, क्योंकि इन्होंने ये फैसला किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि हमारे पास तेल के बहुत रिजर्व्स हैं, शेल गैस के बहुत से रिजर्व्स हैं। अच्छा, हम क्यों उनको छुपा के बैठे हुए किस दिन के इंतजार में हैं? पहले तो ये फलसफा था ना आयशा कि मिडिल ईस्ट का ऑयल जब खत्म हो जाएगा तो फिर हम अपना ऑयल निकालेंगे। ठीक, तो इसीलिए अमेरिका अपनी ऑयल प्रोडक्शन बड़ी रिस्ट्रेन करके रखता था। ना एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था, ना कुछ, छुपा के रखी हुई। एक्सप्लोर कर लिया, रिजर्व्स हो गए, पता है हमारे पास क्या है, थोड़ी थोड़ी निकाल, और बाकी दुनिया की से ऑयल लेता था। ठीक, अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना तेल निकालें और एक्सपोर्ट करें जी, और खुशहाली लेके आए, और छोड़े दुनिया में क्या होता है, तेल की कीमत गिरती है तो गिरने दो, हम अपनी भी सप्लाई करेंगे। तो आई थिंक इस किस्म की पॉलिसीज़ के ऊपर ईरान के लिए भी प्रॉब्लम बन जाएगा ना। एक तरफ वो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो ऑयल सप्लाईज को इंक्रीज करेंगे और सऊदी अरेबिया के साथ भी मिलकर ये करेंगे, तो और अपना तेल भी एक्सपोर्ट करेंगे। और इंडिया को ये कह रहा है कि रूस से मत लो, ईरान से मत लो, हमसे ले लो, हम तैयार हैं अब देने के लिए, पहले तैयार नहीं थे। तो मतलब है इस किस्म की नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब कहाँ तक ये जाएंगी वी कांट से, बस ये डेफिनेटली जो स्टेटस को वर्ल्ड का है ना, तोड़ दिया उसको, उसने उसको तोड़ने जा रहा है। अभी तक नहीं टूटा, अभी तो शुरू किया उसने, इब्तदाई है, अब वो बातें हो रही हैं। अब किस हद तक ये कामयाब हो जाएगा, किस हद तक इसके खिलाफ महाज बन जाएंगे, वी डोंट नो। मगर इसकी कोशिश ज़रूर है कि किसी तरीके के साथ एक नया पैराडाइम जिसे कहते हैं, नया ग्लोबल ऑर्डर एक नया बनाया जाए जिसका सेंटर पीस अमेरिका हो जी। तो साथ ही ये जो दोनों के दरमियान ट्रेड है वो 5 बरस में $500 अरब तक ले जाने की बात की गई है, ये मुमकिन हो पाएगा? अब भारत जो डिमांड्स उसके सामने रखी जा रही हैं, क्या एक्सपेक्ट करे थे नरेंद्र मोदी?
अब 200 से 500 जाना, 200 अरब से 500 जाना, जिसके अंदर वो कहता है कि बैलेंस होना चाहिए, 250 आप करें 250 हम करें। माजी में तो फायदा था ना इंडिया तो 250 तो उसी सूरत में होंगे ना कि हथियार खरीदेंगे लंबे चौड़े जी। तो वही मैं अभी वही तो सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि इसका हथियार खरीदेंगे और तेल खरीदेंगे, उसके साथ क्या होगा कि इंडिया के तल्लुकात ईरान और रशिया के साथ खराब होंगे। जाहिर है वो भी तो डिपेंड करते हैं ना, उनकी तो इकोनॉमीज जो है वो भी डिपेंड करती है ऑन एक्सपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना नेगोशिएट करनी पड़ेंगी। ये मैं नहीं समझता कि ये जो 500 बिलियन का टारगेट है ये फुलफिल होगा, ये नहीं होगा। अच्छा, इंडिया भी इतनी जल्दी नहीं कि जी अच्छा सरेंडर नहीं करेगा इतने आराम से ना, इंडिया विल नॉट। बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता है आफ्टर दीस डिमांड। जाहिर है मेरा ख्याल है ब्रिक्स के अंदर हमें पता ना डोनाल्ड ट्रम्प इज अगेंस्ट ब्रिक्स जी, उसने तो ब्रिक्स को भी टाइट करना है वो भी जिक्र नहीं आया उसका, मगर पता है हमें जाहिर है वो डॉलर के लिए, वो तो डॉलर की बालादस्ती चाहते हैं। डर ही है कि डॉलर का इशू है, और वहाँ ब्रिक्स में चाइना एंड रशिया वांट टू मेक ब्रिक्स अ स्ट्रांग थिंग, और वो वहाँ दे वांट देयर ओन करेंसीज टू कम इन। वो तो बिल्कुल लगे हुए हैं टू अटैक द डॉलर, और डोनाल्ड ट्रम्प ने होने नहीं देना ये। सो आई थिंक ये सारी बातें अभी हवा में हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। इनका अगर ख्याल है कि चाइना और रशिया जो है और इवन इंडिया विल अलाउ डोनाल्ड ट्रम्प टू डू ऑल दिस, मुश्किल है। They're not going to allow him to do it. अच्छा, so it's going to be a very interesting debate और कि आगे कैसे ये होता है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? दफ्तर खारिजा ने तो मजम्मत किया जिस तरह से वहाँ कहा गया है कि पाकिस्तान सरजमीन इस्तेमाल ना होने दे दहशतगर्दी के लिए। क्या पाकिस्तान को घबराना चाहिए? इतनी बड़ी जो वेपन डील्स हो रही हैं, ऑपरेशन जाहिर है, देखिए अगर इंडिया को अब अमेरिकन वेपन्स मिलेंगे और मॉडर्नाइजेशन होगी तो जाहिर है हमारे यहाँ भी तो हार्ट सर्चिंग, सोल सर्चिंग होगी कि अब हम क्या करें। अगर इनके पास F-35 आ जाते हैं तो हमारे F-16 का क्या होगा? तो फिर हमारे बेचारे F-16 तो 20 साल पुराने हैं यार तो क्या है ना, वो पोचा शोचा मारो टाकी शाकी। हमारे पास अब चाइनीज बहुत अच्छे जहाज आ रहे हैं, सम ऑफ देम आर एज गुड एज द F-35 इफ नॉट बेटर। तो वो नहीं है, इसीलिए इंडिया मांग रहा है ना F-35, क्योंकि पाकिस्तानियों ने चीनियों के साथ ये J सीरीज के जो जहाज लिए हैं और जो बना रहे हैं दे आर वेरी हाई क्वालिटी, तो इसलिए आई थिंक इंडिया वांट्स द F-35। बट यार मुझे ये बताएं कि जाहिर है कि इंडिया की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कोशिश होती है, बिकॉज उसके पास ज़्यादा पैसा है, बड़ी इकोनॉमी है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्म्स रेस में फंसे। देखिए ये आर्म्स रेस होती क्या है? आर्म्स रेस ये होती है कि आपके दुश्मन ने ज़्यादा हथियार रख लिए, ज़्यादा पैसे खर्च किए, फिर आपको भी ज़्यादा पैसे खर्च करके अपने हथियार बढ़ाने पड़ते हैं। ये अमेरिका और रूस के दरमियान आर्म्स रेस चली थी जी। और उसका एंड रिजल्ट क्या निकला कि हज़ारों की तादाद में न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए रूस ने, और जब कोलैप्स का वक्त आया वो आर्म्स रेस की वजह से बढ़ गया। रोटी नहीं थी, न्यूक्लियर वेपन्स थे, टैंक्स थे, मिसाइल्स थी, और दुकानों के अंदर रोटी नहीं मिलती थी। दैट्स व्हाई द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड। इट वाज द आर्म्स रेस। इंडिया की भी ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान को आर्म्स रेस के अंदर इन्वॉल्व किया जाए और आप पाकिस्तान जो है वो फंस जाए इस ट्रैप के अंदर। इंडिया तो अफोर्ड कर सकता है, पाकिस्तान कांट अफोर्ड एन आर्म्स रेस, इसीलिए वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। इसीलिए हमने फिर एक न्यूक्लियर डिटेरेंस बनाया है ताकि हमें ये आर्म्स रेस से बचना पड़े। अच्छा, अब इंडिया अभी भी लगा हुआ है, अब ये जो सारे हथियार आएंगे इंडिया में, यहाँ तो ज़ाहिर है परेशानी होगी, बिकॉज अगर एक लिमिटेड वॉर भी होती है तो लिमिटेड वॉर के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स तो इस्तेमाल नहीं होते। 15 दिन की वॉर होती है विद हाई क्वालिटी अमेरिकन वेपन्स विद द इंडियंस, या तो बिफोर इट कम्स टू दैट स्टेज वे वी आर डिफीटेड, राउंडली डिफीटेड, और हम कहते हैं अब न्यूक्लियर वेपन निकाल लो, तो उससे पहले जंग ही बंद हो जाएगी, मगर यू विल फेस डिफीट एंड सो ऑन। वो धमकी तो देते रहते हैं ना, आज़ाद कश्मीर ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान हैज़ टू बी वरीड बाय दिस अमेरिकन अप्रोच एंड इंडियाज अग्रीमेंट कि हम हथियार अमेरिका से लेंगे। और ये जो बात है कि ट्रेड डिफिसिट को कम किया जाए, दैट मीन्स के डेफिनेटली वेपन्स फ्रॉम अमेरिका विल कम टू इंडिया। पहले ना आते थे ना वो मांगते थे ज़्यादा, अब वो कहते हैं लो और इनको लेने भी पड़ेंगे, और ये मांग भी रहे हैं कोई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो इनको रूस से नहीं मिलते, चाइना से नहीं मिलते, टू मैच सम ऑफ आर हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। तो इसका आई थिंक ये वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वी डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। ये जो आर्म्स रेस है ये हमें we can't afford it, सूट नहीं करती जब इस इकोनॉमी के साथ, it's very dangerous। तो इसका मतलब है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भी हम एक बड़ा चेंज आते हुए देख रहे हैं। उसकी फॉरेन पॉलिसी इंडिया की तो खैर इतना नहीं, इंडिया की जो हमारे साथ जो इशू है ना, इंडिया की पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान क्या है, डिफेंस पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान, व्हाट इज द पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड व्हाट इज पाकिस्तान's पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। अब आपने सवाल छेड़ ही दिया। देखिए
जनरल बाजवा के ज़माने में जी। और जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, उससे पहले पाकिस्तान की पॉलिसी ये थी कि अब हम आर्म्स रेस नहीं करेंगे और बॉर्डर को भी सीज फायर करा के स्टिच अप कर देंगे, कोई लड़ाई झगड़े छोड़े। बिकॉज उनको एहसास था इस बात का कि वी नीड टू फोकस ऑन आवर ओन डेवलपमेंट एंड वी नीड टू ट्रांसफर फंड्स टू डेवलपमेंट, अदरवाइज आवाम को कुछ नहीं मिल रहा और ये हथियार आते जा रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या है। तो इसलिए उन्होंने तो कुछ हद तक बात को आगे बढ़ाया, बट जब से नरेंद्र मोदी आया इसने पॉलिसी चेंज कर दी। ही डजंट वांट टू हैव पीस विद पाकिस्तान जी। वो समझता है कि उनकी बेहतरी इसी में है कि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखा जाए जी। इसीलिए उन्होंने कश्मीर के अंदर जो कुछ किया है वो सोचे बगैर समझे बगैर, या सोच और समझ के साथ किया, आप ये समझे, और हमें ऑन द बैक फुट कर दिया। फिर एक ऐसा वक्त आया कि हम कंपेल हो गए कि हमने तजारत बंद कर दी। हालांकि तजारत में हमारा ज़्यादा फ़ायदा था, इंडिया का इतना फ़ायदा नहीं था। इंडिया के लिए 5-6 अरब डॉलर के ज़्यादा एक्सपोर्ट करने से इंडिया को कुछ नहीं खास मिलता, पर हमें सस्ती चीज़ें मिल रही थी। हमारी इन्फ्लेशन के लिए, कंज्यूमर इंडेक्स के लिए हमारा फ़ायदा था उसमें तजारत में। मगर वो हमने फिर गुस्से में आके कश्मीर का जो खुसूसी स्टेटस खत्म किया तो फिर हमें करना पड़ा एहतजाज के तौर पर। हाँ, वो एहतजाज, मगर नुकसान हमारा हो गया। अच्छा, अब हम समझते हैं, सोचते हैं कि खोले ना खोले, उधर से वो कहता ना खोलो, हो गया तो हम तो इंडिफरेंट है, हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो आप देखिए ना, सो दिस इज द पॉलिसी। ऊपर से उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर अपना फुटप्रिंट बढ़ा लिया, बिकॉज हमारा फुटप्रिंट वहाँ जम नहीं रहा है, और अब वो अफगानिस्तान के अंदर भी बैठ के तालिबान के साथ मिसचिफ क्रिएट करेंगे, और बलोचों के साथ तो वो हो ही रहा है ऑलरेडी, दे आर सपोर्टिंग देम। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी रही है अंडर विज़-विज़ पाकिस्तान, अंडर नरेंद्र मोदी। लेकिन पाकिस्तान की वैसी नहीं रही। पाकिस्तान, मैं समझ रहा हूँ कि अब शायद अंडर जनरल आसिम मुनीर, मेरा ख्याल है यहाँ एक रियलाइजेशन हुई है कि हमने बड़ी कोशिश की है कि हम तालिबान को भी समझाएं कि लड़ाई झगड़े छोड़ो, अब तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। बयानबाजी चलती रहेगी, मगर इससे ज़्यादा जिहाद ख़त्म कर दी। तो इंडिया ने नहीं रुका ना। इंडिया ने ये कि पहले तो ये सपोर्ट किया सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स इन पाकिस्तान, नंबर 2 उसके बाद टेररिज्म शुरू किया। इट्स अ फैक्ट। ये जो इंडिया ने जो कनाडा के अंदर और यूके के अंदर टारगेट किया सिख लीडर्स को, उसी किस्म के जिहादी लीडर्स को पाकिस्तान के अंदर टारगेट किया। एंड दे खुद मानते हैं कि 5-6 को हमने पेड असैसिन्स के जरिए वी हैव नॉक्ड देम ऑफ। सो दे हैव बीन पिकिंग एंड चूजिंग। और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि आसिम मुनीर आया तो इसने ये कहा कि बहुत हो गया है, हमने तो पूरी कोशिश की है इनके साथ कोई अमन की बात की जाए, लड़ाई झगड़े ना किया जाए, ये नहीं करते, ये लगे हुए हैं अपनी ऑफेंसिव डिफेंस करने में। तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि अब अफगानिस्तान के साथ जैसे कहते हैं हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, हमारी कोई बात नहीं सुन रहे, हमारे बंदे मारी जा रहे हैं, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स तजारत भी हम करना चाह रहे हैं, इनकी चीज़ को रोक भी नहीं रहे हैं, इनको सब चीज़ें जा रही हैं यहाँ से, हर किस्म की मदद कर रहे हैं, रिकग्नाइज़ भी कर लिए रही जी, और ये फिर भी हमारे साथ ये कर रहे हैं कि कहते हैं जी ड्यूरन लाइन नहीं मानते, फिर तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम करें। तो फिर ये आखिर में आके फ्रस्ट्रेशन, एंगर, रेज, तो इन्होंने थोड़ी बहुत कार्रवाई करनी शुरू कर दी अगेंस्ट द टीटीपी। तो मेरा ख्याल है अब कश्मीर में भी, मेरा ख्याल है कि अब कश्मीर में भी टिट फॉर टैट, ये जो इंडिया जो कर रहा है इन बलोचिस्तान टीटीपी के साथ मिलकर केपी में, तो मेरा ख्याल है कि शायद अब थोड़ा सा काउंटर स्ट्रेटजी जरूर अब ये ज़रूर होगी कि यार सुनते तो नहीं है, हम चुप करके बैठे हुए हैं, नाजायज़ फ़ायदा हमारा उठा रहे हैं, कमज़ोरी का फ़ायदा समझते हैं हम कमज़ोर हैं, चलो फिर असी भी थोड़ी बहुत ठोल देने। तो अब इंडिया को अब हल्का हल्का वहाँ से खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि शायद यहाँ से भी थोड़ी सी टैप लाइन खुल रही है। तो अगर ये फिर पूरी फुल फ्लैश खुल गई तो आप समझिए कि वील कम बैक टू द ब्रिंक ऑफ वॉर। तो इसलिए इट्स टाइम फॉर नरेंद्र मोदी टू reevaluate his whole Pakistan strategy and his strategy of becoming a major military buyer and a major military outpost. किसके लिए? What for? जाहिर है ये सवाल ही नरेंद्र मोदी साहब के सामने रखते हैं कि वो देखें ये ताकत का नशा जो है वो किन नताइज पे मुंतज होता है, उसकी मिसालें भी सेठी साहब के तज़िये से आपने जाने के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र खैर जारी रहेगा। बिल्कुल, अब तो जारी रहेगा, हर जगह पे पहुंच गया, तहलका मचाया हुआ उन्होंने, तहलका। लेकिन कहीं वो जाके दोस्ती के शादियाने बजा रहे हैं, 1.5 घंटा किसी से बात कर रहे हैं, और आयशा, हाँ,
नेटो वालों को बताया तक नहीं कि मैं बात करने लगा हूँ, कि मैं डिस्कस कर लूँ कि क्या बात करनी है कि नहीं। उन्होंने कहा जाओ जाओ मैं आप पे कल करांगा और मैं तुहानू की दसना है। उनको लूप में लिया ही नहीं। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को बताया, पागल हो गए। उन्होंने कहा यार की करता जो कि रूस से वो हम समझ रहे रूस नेटो इन्वेड करने लगा यूरोप को, और वो ग्रेट एक्सपेंशनिस्ट, और ये जाके रूस के साथ अलग बातें पिंगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा उधर 1.5 घंटा बात की और उसके बाद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने 10 मिनट में बता दिया कि हमने उधर ये बात की है। और उसके बाद जो जाके इन्होंने उधर नेटो के साथ किया, जिसके बाद यूरोपीय लीडर्स बड़े खौफ हैं। वो सेक्रेटरी साहब चले गए ना, डिफेंस सेक्रेटरी। तो इसका मतलब है कि नेटो अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप उसका खात्मा करेंगे। देखिए नेटो को दो तरफ से खतरा है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खतरा है, दूसरा एक और भी खतरा है जो कि जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि यूरोपियन यूनियन जो है ना ये नहीं रहेगी। यूरोपियन यूनियन जो है ये नहीं रहेगी। अगले 4-5 साल के अंदर अंदर इसके अंदर बहुत से क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। और ये जो नेटो के साथ जो अमेरिका करने जा रहा है, जिसमें अमेरिका ये कह रहा है कि आप लोग अपने पैसे बढ़ाएं। इस वक्त वो अपने 2% ऑफ GDP जो है उन्होंने एयर मार्क किया हुआ नेटो के लिए, डिफेंस ऑफ यूरोप के लिए, जिसमें से कुछ मुल्क जो है वो तो 2% भी नहीं दे रहे। नहीं, ये कह रहा है 5% पे लेके आओ, हम निकल रहे हैं यहाँ से, जिस योर डिफेंस खुद करो। तो ये तो नहीं कर सकते, ये तो मारे जाएंगे, इनके पास तो पैसे ही नहीं है। नेटो इज बैंकक्रप्ट, मोस्ट कंट्रीज इन नेटो आर इन अ बैड वे। और तो अब ये कैसे करेंगे? UK जो है वो तो ये सारा जो नया वहाँ लेबर गवर्नमेंट आई है उनके, वो तो सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। और वो क्या डबल करो, आपने डबल से भी ज़्यादा ट्रिपल करो, कहाँ से करेंगे ये? इसी तरीके से जर्मनी, इसी तरीके के साथ बाकी कंट्रीज, नेदरलैंड्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तो अच्छा खासा इशू बन जाएगा, वो कैसे अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ाएंगे और नेटो के अंदर दरार पड़ेगी, पहली बात। दूसरी ये कि उसने ये कह दिया कि मैं रूस के साथ मुकबका करने जा रहा हूँ। और मुकबका तो सब चाहते हैं हो जाए, अमन आ जाए, मगर नेटो की अभी तक पॉलिसी रही है यूरोपियन की कि वो यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाना है ताकि रूस के बॉर्डर के ऊपर नेटो आ जाए। इसने कहा जी ऑफ द टेबल नेटो का मेंबर यूक्रेन बन ही नहीं सकता। ताकि रशिया को जो इस वक्त थ्रेट है वो दूर हो जाए। रशिया को सेट करने के लिए, बात को लाने के लिए उन्होंने कहा तो फिक्र ही लगा, नेटो ने ऐसे नहीं बढ़ने, यूक्रेन विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ नेटो। लेकिन वो कहते हैं बार्गेन पोजीशन यूएस ने अपनी वीक की है इससे। वीक बार्गेनिंग तो उस वक्त होती है ना अगर आपने बनाना हो। इसने क्या बार्गेनिंग करनी है रूस के साथ? वो तो यूरोप ने करनी है ना बार्गेनिंग। मतलब यूरोप के सर से हाथ हटा दिया एंड मौके पे। और उसने ये कहा है कि बहुत हो गया। बहुत, मैं आपको बताऊं, इस वक्त रूस जो है लार्ज एरिया ऑफ यूक्रेन लेके बैठा हुआ है, और ऑक्यूपाई किया हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बस इसने जो ऑक्यूपाई कर लिया ये रख ले। 2014 से पहले वाली पोजीशन पे आप नहीं जा सकते, अल्लाह हाफिज, बस इत्थे ही है। हाँ जी, 2014 जड़े इलाके ले सन, हाँ जी, और रूस के दे पार्ट ऑफ रशिया। आप यूक्रेन पीछे हटो, खत्म। और अगर अमेरिका सप्लाईज बंद कर देता है तो यूक्रेन गया। सप्लाईज भी बंद करने का ऐलान कि ट्रूप्स भी नहीं भेजेंगे हम, और नेटो दे नहीं सकता क्योंकि नेटो सारा अमेरिका ही है, ना फौज ना पैसा ना हथियार। तो अब वो यूक्रेन वाले तो है, बाय द वे दिस इज बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी है यूक्रेन की। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्मीज इन यूरोप। अब वो आर्मी को अगर आपको उसके हथियार बंद हो गए, उसकी रोटी पानी बंद हो गया, तो वो तो फारग है। जो बाइडेन यही तो कर रहे थे कि वो स्ट्रेंथ दे रहे थे, ना यूरोपियंस को, फंड्स दे रहे थे, इससे तो बंद कर दिया। तो अब ये एक तो उसने ये कह दिया कि जी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा वो जी, ठीक, और वेपन्स भी नहीं और ट्रूप्स भी नहीं, अमेरिकन हेल्प भी नहीं वेपन्स देंगे ना ट्रूप्स देंगे। और जो शेयर होगा अमेरिकन पार्टिसिपेशन का वो फेयर होगा। और हाँ, मतलब है कि फेयर से मतलब ये है कि जितना आप देंगे उतना हम देंगे। आप बढ़ाएं अपना, तो हम तो बहुत दे रहे हैं, हम कम करेंगे, आप बढ़ाएं। अगर आप 2% दे रहे हैं तो हम भी, अगर आप 10 बिलियन दे रहे हैं या 20 बिलियन दे रहे हैं या 100 बिलियन दे रहे हैं, हम भी होते हैं। तो ऐसे इट इज गोइंग टू क्रिएट हैवक नेटो के अंदर एंड बिटवीन द नेटो कंट्रीज। इसलिए मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने शेकअप कर दिया। और अगर कुछ चीज़ रह गई थी जी, अगर कोई चीज़ रह गई थी, अब उसने जो नया अनाउंसमेंट कर दी कि कहता है ये तो मैं शुरू कर रहा हूँ, जंग बंद कर रहा हूँ वहाँ यूक्रेन के, और उसको दे रहा हूँ जो वो मांग रहा है, ठीक है, मैं डील कर रहा हूँ। नेटो रहेगा और आप लोग चलाएं उसको, नहीं तो ना सही, अपनी जिम्मेदारी खुद ले, अमेरिका आपका ठेका। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि रूस जो है आगे नहीं आएगा, उसको जो चाहिए हम दे रहे हैं, खत्म हुई बात। ठीक। अच्छा, दूसरी, क्योंकि देखिए परसेप्शन में फ़र्क है।
अमेरिका की परसेप्शन ये है कि रूस जो है वो ग्रेटर रशिया नहीं बनाना चाहता, वो सिर्फ उसे डर है कि ये नेटो शेटो जो है ना, ये मिलके रूस के ऊपर ना कुछ प्रेशर पड़ जाए। तो वो अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए उसने ये सारी एरिया जो है यूक्रेन का लिया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नेटो मेंबर आ जाए उसके बॉर्डर के ऊपर। यूरोपियंस, ये फ़लसफ़ा यूरोपियंस का, जो आजकल के यूरोपियंस हैं, उनका फ़लसफ़ा ये है कि रूस जो है वो 18 के ज़माने से एक्सपेंशनिस्ट है, और अभी भी प्यूटिन भी वही किस्म की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ है। तो आज इसने इस यूक्रेन को ले लेगा, उसके बाद फिर पोलैंड में आ जाएगा, फिर चेकोस्लोवाकिया में आ जाएगा, जैसे एक ज़माने में सोवियत यूनियन होता था और उससे पहले रशियन एम्पायर था। तो ये, और आप यकीन करें, मैंने जो नई जर्मन की जो गवर्नमेंट है वो सेंटर राइट विंग है, पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी हमारे लिए तो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, मतलब कि हम तो समझते हैं कि अगर रूस को खुली छुट्टी की तो हमें खा जाएगा वो। अच्छा, आई एम शॉक्ड कि आजकल के ज़माने में तो सम सेक्शंस ऑफ इंटेलिजेंसिया एंड स्ट्रेटेजी थिंकर्स एक्चुअली थिंक दिस, बट वो समझते हैं। मैं बैठे एक बहुत सीनियर जर्मन स्टेट्स डिप्लोमेट के साथ बात कर रहा था, आई वाज शॉक्ड। वो कहता है इट्स एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर अस, एंड हम यहाँ समझते हैं इट्स नथिंग टू डू विद एग्जिस्टेंशियलिज्म, बट वो ये समझते हैं। सो दे आर मॉडली स्कैर्ड कि ये रूस जो है ये तारीख में यूरोप को इसने गॉबल अप कर लिया था, फिर ना गॉबल अप कर ले, एक्सपेंशनिस्ट है, प्यूटिन इज लाइक अ ज़ार एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अमेरिका कहता है यार थोड़े मसले ने ऐसी कोई गल नहीं, हम दूर हैं, हमें कोई मसला नहीं, व्हाई शुड वी बी डिफेंडिंग यू। ठीक है, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी जो है ना ज़्यादा पैसे इन्हीं चीज़ों के ऊपर खर्च कर रही है, और वो कह रहा है वी नीड टू स्पेंड दिस मनी एट होम एंड सो ऑन। तो अब यूरोप से ज़्यादा एशिया सेंट्रिक पॉलिसी अमेरिका की हो रही है इसके बाद, तो यूरोप पुशबैक करने की पोजीशन में है। इतनी एशिया सेंट्रिक से मुराद है चाइना सेंट्रिक। एक तो वो चाहता है चाइना रशिया का जो अलायंस है ना उसको कमज़ोर करे, वो इसलिए ताकि दिस इज़ व्हाई ही वांट्स टू हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विद प्यूटिन, क्योंकि इस वक्त चाइना एंड रशिया वेरी क्लोज। अगर वो थोड़ी में उनमें दरार आ जाती है तो फिर ये ब्रिक्स वाला चक्कर नहीं चलेगा। अभी तो वो इकट्ठे हैं ना ब्रिक्स के अंदर, और वो इकट्ठी करेंसी के ऊपर डॉलर की अटैक अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। तो जैसे ही उसने रूस के साथ कोई डील शील्स कर ली तो रूस थोड़ा सा पीछे हट जाएगा। अच्छा। तो वो फिर चाइना के ऊपर फोकस कर सकेगा, विच इज़ व्हाट ही वांट्स टू डू। उसे इस बात का एहसास है कि द नेक्स्ट ग्लोबल पावर, क्या ऑलरेडी द बिगेस्ट ग्लोबल पावर, नाउ द रियल ग्लोबल पावर इज चाइना। आज चाइना को ना रोका तो विद इन 5 to 10 years चाइना को आप रोक नहीं सकेंगे। तो ही इज ट्राइंग के भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब ही है कि यू नो वी शुड स्टिल बी नंबर 1, बिकॉज अगर डॉलर हम हमारे हाथ से निकल गया वी आर फिनिश्ड। अच्छा, ये जो उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट से बातचीत की है वो सिर्फ यूक्रेन स्पेसिफिक नहीं थी, बल्कि उसमें सिक्योरिटी इश्यूज, एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पावर ऑफ द डॉलर भी डिस्कस हुआ। एब्सोल्युटली। तो क्या ये उस कैंप में जाते जाते रशिया को अपने साथ दोस्ताना ताल्लुकात की तरफ ले आएंगे? नहीं, कोशिश करेगा कि वो जो अलायंस है इस वक्त अगेंस्ट अमेरिका, रशिया का और चाइना का, वो उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। ओके। एंड दिस इज व्हाई ही इज मेकिंग दिस फर्स्ट ओवरच्योर कि अमन विद और प्यूटिन को, कि मैं तो ट्रस्ट करता हूँ। और 1.5 घंटे की बात की प्यूटिन के साथ, और सुने अगली बात जो उसने की है क्या? और वो कह रहा है अभी नहीं, मगर ये मैं करूँगा जैसे ही मैं ये सारा इजराइल और सऊदी अरेबिया ये सारा सॉर्ट आउट कर लूँ ना यूक्रेन को और ये गजा को, उसके बाद मेरा अगला जो है, और मेरा ख्याल है वो 3 महीने के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा ये बात करनी। उसने इशारा कर दिया, कहता मैंने तो एक समिट करनी है अमेरिका, रशिया और चाइना, और उससे मैंने ये कहना है, 2 बातें कहनी है कि ये आपने जो न्यूक्लियर हथियार रखे हुए हैं, आपने भी और मैंने भी, इसको तो आधा करें पहले। अच्छा। हमें क्या ज़रूरत है न्यूक्लियर वॉर? हमें तो 10 के साथ एक दूसरे को तबाह कर सकते। तो ये सारी न्यूक्लियर आर्सेनल जो है इसको आधा करो। इस रेस को वो ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। दिस इज वेरी मेजर डेवलपमेंट अगर ये ऐसी कोई चीज़ हो जाती है। ये तो काफ़ी अरसे से ये आर्म्स कंट्रोल और ये डिसआर्मामेंट और इस की बातें हो रही है, बट ये इसका ये कहना कि आई विल डू दैट, इट्स अ वेरी मेजर पॉलिसी शिफ्ट फ्रॉम द अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर ये उस तरफ ले गया कि चाइना भी कम करे, ये भी कम करे, हम भी कम करें, तो देन यू आर इनटू अ न्यू बॉल गेम फॉर द ग्लोबल ऑर्डर। तो फिर ये है कि इट विल नॉट बी अमेरिका एज द ग्लोबल लीडर, वो शायद मेरा ख्याल है ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी विद इन 3 ग्लोबल लीडर्स। और नेटो वैसे ही फारग हो रहा है, तो EU वैसे ही फारग हो रही है, EU ने तो रहना कोई नहीं। ठीक है, अमेरिका की छतरी के बगैर यानी ये सब बेकार है। और सो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप इज शेकिंग इट अप, और अगर ये 4 साल रह गया और उसने ये सारी चीज़ें कर ली
तो ये दुनिया जो आज जो जिस तरीके से ग्लोबल ऑर्डर आप देख रहे हैं ये आपको नज़र नहीं आएगा ऐसे। कोई ऐसी चीज़ें भी हो जाएंगी जो आपको अच्छी लगेंगी, कोई ऐसी चीज़ें भी हो जाएंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। ठीक। एंड सो वी डोंट नो व्हिच वे इज गोइंग टू गो। अच्छा, ब्रेक से पहले अगर मैं आपसे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पे ये सवाल कर लूँ कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ये रिपोर्ट कर रही हैं कि इसराइल हमला करने जा रहा है ईरान पर, जबकि डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ एक डील का इशारा दे चुके हैं कि वो ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। तो ये उसके बरक्स इत्तलात नहीं है जो ट्रंप चाह रहे हैं? इसराइल बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है ऑन अमेरिका, और इस वक्त जो कि इसीलिए सबसे पहले नेतन्याहू साहब गए वहाँ और खुश वापस आए हैं, और जो गज़ा का जो प्लान बना दिया इन्होंने जिसके ऊपर ग्लोबल ऑपोजिशन है। ठीक, अब करेगा क्या मिडल ईस्ट के अंदर? जी, यही सवाल है ना। क्या कहता है? कहता है मैं प्यूटिन को मिलूंगा। कहाँ मिलेगा आयशा? सऊदी अरेबिया की सरजमीन पे। सऊदी अरेबिया के खाते आ गया। हाँ। भाई आपने मिलना है तो किसी और जगह पे मिले, कोई न्यूट्रल कंट्री में जाके आप मिले। सऊदी अरेबिया तो अमेरिकन एलाई है जी, और मेरा ख्याल है प्यूटिन मान जाएगा। लाइकलीहुड इज, ये कहता है मैं वहाँ मिलूंगा, और मेरा ख्याल है MBS तो बड़ा खुश होगा कि अभी आ गया है, अच्छे साढ़े को करेंगे। हाँ, इम्पैक्ट आएगा। बड़ा बहुत बड़ी चीज़ है यार, समिट हो रही है सऊदी अरेबिया के अंदर। So I think Donald Trump is playing a very interesting game. I don't know how far he'll succeed, but मैं ये भी कह दूँ कि ना चाइना ना रशिया इसकी गेम जो है उसको ऐसे नहीं कि जो कहता है वो मान लेंगे। They are not going to be pushovers. उनको भी पता है इसके पीछे चालें क्या है क्या नहीं है, उसका क्या नुकसान है, उनका क्या फ़ायदा है। तो जिस स्पीड पे ये चलना चाह रहा है ना, वो स्पीड पे उसको चलने ही नहीं देंगे। अच्छा, That's the first remark that I can make. दूसरा ये है कि बट रशिया एक चीज़ ज़रूर, रशिया फ़ौरन यूक्रेन के अंदर इट विल वांट टू एंड द वॉर इन यूक्रेन। ओके, और जैसे ही उसको वो अपनी टेरिटरीज मिल जाती है और नेटो की एश्योरेंस हो जाती है कि नेटो का नहीं मैं, और उसके साथ ये जो ज़ेलेंस्की साहब हैं ये फारग हैं, वो नहीं रह सकेंगे फिर। ही इज़ अ वॉर प्रेसिडेंट एंड इफ द वॉर एंड्स ज़ेलेंस्की विल बी फारग्ड। वहाँ ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो सपोर्ट करेगी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज और रशिया के साथ पंगे नहीं लेगी। तो जब वो ऐसी करेगी तो यूरोप से भी दूर हो जाएंगे वो, तो वो अब यूक्रेन को कमज़ोर हो जाएगा यूक्रेन इसके बाद। दुनिया को किस तरह से शेप अप करेंगी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़, ये तो वक्त बताए। आर्ट ऑफ द डील फिलहाल हम सीख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। व्यूअर्स के क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले ईरान से मुंसलिक जो सवाल आपके सामने रखा था जी। ईरान जो है ना, उसको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज टर्निंग हिज अटेंशन एज सून एज दिस यूक्रेन थिंग, ईरान की तरफ वो आएगा, वो आ गया ऑलरेडी। ईरान को वही जो वो कह रहा है कि जी न्यूक्लियर नहीं होगा जी, और आप इसराइल को अटैक करना बंद करें, नहीं तो फिर ठीक है, वो क्लियर है कि देन वी विल हेल्प इसराइल। मगर वो नहीं चाहता कि इस वक्त ईरान के ऊपर अटैक करे। वो इसके साथ एक नई डायमेंशन शुरू हो जाएगी, शायद कोई नई टेररिज्म शुरू हो जाए। ही कांट हैंडल ऑल दैट, तो वो प्रायोरिटी करना चाह रहा है। अच्छा। इसराइल का प्रेशर है कि अभी करो अभी करो अभी करो। तो मेरा ख्याल है कि इसने ये कहा कि अभी नहीं, अभी मैं अमन की बात करूँगा ईरान के साथ कि बंद करो न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंस्पेक्शंस करो, सारी टेररिज्म बंद करो, हाथ निकालो इधर से लेबनान से, सीरिया से, इधर से। नहीं तो ठीक है, फिर देन देखो क्या होता है। बिकॉज विदाउट अमेरिकन हेल्प इसराइल कैन नॉट अटैक ईरान। उनको अमेरिकन टेक्नोलॉजी और एयर स्पेस यूटिलाइजेशन की ज़रूरत है, और बॉम्ब्स की, द बिग बॉम्ब्स। तो आई थिंक ईरान को मैसेज चला गया है। मेरा ख्याल है ईरान की तरफ से जो पैगाम वापस आया है वो मेरा ख्याल है वो यही है कि यस, नो प्रॉब्लम, बात करें, हम भी नहीं चाहते, बहुत हो गया, ठीक है, आप ही ने तो थोड़ा सा सारा कुछ मसले क्रिएट किए थे, और हम तैयार हैं बात करने के लिए, आ जाएं वापस, कोई ऐसी बात नहीं है। और मेरा ख्याल है ईरान बड़ी केयरफुल रहेगा अब, और हमास और हिजबुल्लाह भी जो है दे विल वेट टू सी कि अब क्या डोनाल्ड ट्रंप के मूव्स क्या हैं। मगर अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये गाज़ा वाला प्लान पक्का किया और अभी फिर से इसराइल को ग्रीन लाइट मिल गई टू गो एन अटैक, बिकॉज अभी धमकी है ना कि हॉस्टेजेस अगर हफ्ते तक ना रिलीज हुए तो फिर अटैक शुरू हो जाएगी ऑन हमास। जी बिल्कुल, यही है ना। अब क्या अगले 2-3 दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर क्या ये फिर इसराइल विल स्टार्ट द अटैक अगेन और नॉट, वी हैव टू वेट एंड सी। और सो आई थिंक ये मिडिल ईस्ट तो अभी भी बहुत बड़ी क्राइसिस में है। इसमें ईरान का रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
हुआ ये है कि इसराइल की अटैक की वजह से वो जो अब्राहम्स अकॉर्ड थे वो सारा जैसे कहना बढ़ गया, वो नहीं आगे बढ़ रहा अब। और डोनाल्ड ट्रंप का तो वो प्रोजेक्ट था कि मैं ये इब्राहिम क्रेडिट ले रहे थे वो इसका, तो अब ये वापस जाना चाहेगा उस तरफ। मगर अगर ये इसराइल को फिर खुली छुट्टी मिल गई तो वो तो नहीं होगा ना, बिकॉज इवन सऊदी अरेबिया एंड यूएई वगैरह नहीं कर सकते ना, कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करेगा। सो आई थिंक यू हैव टू वेट एंड सी कि ईरान की अब स्ट्रेटजी क्या है एंड ईरान किस तरीके से ट्रंप को हैंडल करता है। ये भी तो गेम हो सकती है कि इसराइल की तरफ से ऐसी अफवाहें फैलाकर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पे दबाव बढ़ा के अच्छी डील लेना चाहते हो। नहीं, मेरा ख्याल है इसराइल चाहेगा कि डिस्ट्रक्शन ही हो जाए। इसराइल डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है वो ईरान उसको साबोटाज करने की कोशिश करेगा। इसराइल ने ये इतना लंबा चौड़ा जो ड्रामा किया है ना, जेनोसाइड की है, ये एम नहीं की, इसको परमानेंट करना चाह रहा है ग्रेटर इसराइल। ये नहीं कि जी अब मुका करके रिट्रीट टू प्रीवियस स्टेटस को एंटी, ये नहीं करेगा वो। ठीक है, अब वो नहीं, जो उसने जो कर दिया है इसको रिटर्न नहीं होने देगा वो। विन विन ही है फॉर देम। और अगर ये सऊदी अरेबिया और बाकी दुनिया के ममालिक उसकी बात नहीं मानेंगे तो इसराइल विल रिमेन वेरी डिफाइंट एंड एग्रेसिव। और अगर इधर से फिर कुछ रेजिस्टेंस लॉन्च होती है फ्रॉम ईरान और फ्रॉम अदर प्लेसेस तो इसराइल एंड अमेरिका विल अगेन इकट्ठे हो जाएंगे, देन दे विल अगेन रीक हैवक। पावर बड़ी इस वक्त मिडिल ईस्ट इज लाइक अ पाउडर केक, अनसर्टेन सी सिचुएशन है और इसको कंट्रोल कौन से फैक्टर्स करें। अब हम थोड़ा व्यूअर्स के क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं। कम है। नोमान दुबई से क्या जानना चाह रहे हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि इमरान खान को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? क्योंकि 2024 के इलेक्शन में ऑल्दो उनकी पार्टी को वोट पड़ा, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट थी और जो एस्टेब्लिश हमारी पार्टियां हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनको जो चाहिए था वो मिल गया और उन्होंने फिर अमेंडमेंट भी कर दी और सब मोस्ट इम्पोर्टेंटली 2027 तक जो है वो एक्सटेंशन भी ले ली है और शायद ये गवर्नमेंट वो हाई कमांड को 2032 तक एक्सटेंशन देते 5 साल की और, तो उनको अब हार मान लेनी चाहिए और रिटायरमेंट का लेनी चाहिए, डू देयर वेलफेयर वर्क। क्योंकि अभी देखें शौकत खानम कराची में जैसे कि जो है वो अभी तक बंद हुआ है। शुड ही टेक अ रिटायरमेंट? शुड ही, विल ही, दो फर्क सवाल है। शुड ही टेक अ रिटायरमेंट, इससे बेहतर क्या हो सकता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नून लीग एंड पीपल्स पार्टी? विल ही? नो, खान विल नॉट टेक रिटायरमेंट। खान डटा हुआ है, खान ने अपने लोगों को डट के बिठाया हुआ है और खान विल नॉट टेक रिटायरमेंट। तो ये शुडी की तो बात जो है ना, ये तो सियासत में ऐसी मतलब रियल पॉलिटिक्स के अंदर शुडी की तो बात नहीं होती, विल ही, वॉन्ट ही, ये होता है। और कुछ लोग कहते थे कि इमरान खान जो है वो 6 महीने की कैद के बाद कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। अभी आपने देख ही लिया, वो तो किसी किस्म के मूड में नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। फिर आप कह रहे हैं क्या वो रिटायरमेंट ले लेगा? देखिए, अब मियाँ साहब ने भी तो मतलब नवाज शरीफ साहब ने भी एक किस्म की रिटायरमेंट ली है, मगर उन्होंने रिटायरमेंट के साथ पावर तो नहीं छोड़ी ना। एक भाई को प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, बेटी को चीफ मिनिस्टर बना दिया है। बिहाइंड द सीन्स इज स्टिल द मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री राइट नाउ, अपार्ट फ्रॉम द आर्मी चीफ ऑफ कोर्स, लेट देयर बी नो डाउट अबाउट दैट। बट इमरान खान के पीछे कुछ नहीं है, देयर इज़ नो नंबर 2। कोई उनकी बहन नहीं है, कोई उनकी एहलिया नहीं है जो कि इस पार्टी को इकट्ठा करके और उधर ले चले जा, खान ले जाना चाह रहा है। तो विदाउट खान देयर इज़ नो पार्टी। तो इसलिए वो रिटायरमेंट तो नहीं लेंगे, वो तो टिल डेथ डू अस पार्ट वाली बात होगी कि पीटीआई एंड इमरान इज़ वन। इमरान नहीं होगा तो पीटीआई कोई नहीं। इमरान विल नेवर रिटायर। हाँ, ये ज़रूर उनको ऑफ़र करेंगे कि आप ऐसे है, जैसे नवाज शरीफ प्रेसिडेंट है, आप भी प्रेसिडेंट बन जाएं, आप रिटायरमेंट इस किस्म की रिटायरमेंट ले लें कि आपकी पार्टी को पावर शेयरिंग हम दे देते हैं। तो आपके कहने के ऊपर हमसे बैठ के ये भी बात कर लें कि अगर अगली इलेक्शन आपको देते हैं हम और आपकी पार्टी जीत जाती है, आप इलेक्शन ना लड़ें और कोई तय कर लेते हैं कि आपकी पार्टी में से किसको हमने प्राइम मिनिस्टर बनाना है। आप 3-4 नाम दे दें, हम भी 1-2 कर ले, मुकबका कर लेने, ऐसी बना देने उन्होंने प्राइम मिनिस्टर। मगर आप बनी गाला में बैठेंगे, आप नहीं चलाएंगे इस मुल्क को। देखिए, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं, वो भी बड़े उम्मीदवार हैं कि नंबर 2 बन जाएं एंड ही कैन वर्क विद द एस्टैब्लिशमेंट। जैसे आपको याद होगा कि जब शायद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बने थे इंटरिम पीरियड के लिए, तो ही वर्कड विद द एस्टैब्लिशमेंट। हालांकि उस वक्त ये था कि नवाज शरीफ इज़ एंटी एस्टैब्लिशमेंट, बट देन एक बंदा ऐसा नॉमिनेट हुआ हु कुड वर्क विद द एस्टैब्लिशमेंट। तो अब बात यह है कि इस किस्म के फॉर्मूले तो फ्लोट होंगे कि जी आप इलेक्शन ना लड़ें, आप बैठ जाएं, केसेस ख़त्म हो जाएंगे,
एकदम नहीं होंगे, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। जैसे नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के केसेस जो है फौरी तौर पे नहीं ख़त्म हुए, वो पावर में आ गए हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। हाँ, अभी पिछले हाल ही में हमने सुना एक केस था शहबाज शुगर मिल्स, हाँ वो भी ख़त्म हो गया है, एंड सो ऑन। तो इस किस्म के ऑफ़र ज़रूर होंगे, मगर क्या खान एक्सेप्ट करेगा? नो, खान नहीं एक्सेप्ट करेगा। खान जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा विद फुल पावर, खान नहीं एक्सेप्ट करेगा। और अगर इसको विदाउट फुल पावर भी आप बना देते हैं तो खान फुल पावर लेने की पूरी कोशिश करेगा, और जैसे उसने पहले कोशिश की थी। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वी हैव अ प्रॉब्लम। और रिटायरमेंट की बात तो सोचिए ही ना आप कि खान विल नेवर रिटायर। वो कह रहे हैं 2032 में 79 इयर्स के हो जाएंगे तो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। 79 इयर्स में इमरान खान साहब नहीं बन सकते वज़ीर आज़म? खान साहब 79 के हो जाएंगे और लगेगा ऐसे 69 के हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? चले इसी में मुक्ति मुकाते हैं और आपके मज़ीद सवालों का इंतज़ार करते हैं। अगले अपने इजाज़त देते हैं। थैंक यू।